हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके बीच में जनरल साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोशिका यानी कि सेल टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन किया गया है। उसके नोट्स भी आपको शेयर हमारे टेलीग्राम चैनल में किए गए हैं, वहाँ पर आप नोट्स देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसके वीडियो के। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो में जिस तरीके से सेल वाले पार्ट को पढ़ाया गया है, कोशिका वाले पार्ट को पढ़ाया गया है, उसको इतनी बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया है, इतनी बेस्ट तरीके से उसको नोट्स आपको शेयर किए गए हैं कि यदि आपने समझ के उसको अच्छे से पढ़ा तो उस सेल वाले टॉपिक में से आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, चाहे वो यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, रेलवे के एग्जाम के हो, जहां साइंस के क्वेश्चन आएंगे वहां उस टॉपिक से आप 100 से 100% सवाल करने में डेफिनेटली है कि सफल हो पाएंगे यदि आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, समझा है। और दोस्तों, यदि उस वीडियो के अंत तक यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं है तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको पुनः अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके समझ में आए और आप उसको यूज करके एग्जाम हॉल में सही से यूज करें और सफलता प्राप्त करें। इसी उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के पहले वीडियो में हमने जंतु जगत के वर्गीकरण को काफ़ी अच्छे से समझा था। और जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताई गई हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों का नॉन साइंस बैकग्राउंड रहा है वो भी आराम से उस चीज़ को समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका विज्ञान। और आप सभी को पता होगा कि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो एक वीडियो में तो होना संभव है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो में बना करके दे दूँ और वो चीज़ आप लोगों को समझ में ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, ताकि बार बार हमको ये ना लगे कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि काफ़ी चीज़ें हमारी यहीं पर क्लियर हो जाएं और बाद में हम रिवीजन के थ्रू अपना एकदम से उसको माइंड में बिठा लें कि आंसर देखते ही आंसर को हम इजीली टिक कर पाएँ। तो कोशिका विज्ञान, जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। ये साइटो का मतलब होता है कोशिका। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको कोशिका कहते हैं, साइटो। और वैसे तो कोशिका हम सेल को भी कहते हैं, लेकिन ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। और लॉजी का मतलब तो अध्ययन होता ही है, तो कोशिका का अध्ययन। कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका किसे कहते हैं? तो सभी जीवधारियों का शरीर एक अथवा अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के प्रकार को अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक,
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से किया है विथ एग्जाम्पल के साथ। यूकैरियोटिक, ये अर्ध विकसित होता है, अर्ध विकसित, और ये पूर्ण विकसित होता है। ये कह सकते हैं पूर्णतः विकसित होता है। ये केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, केवल सूक्ष्म जीवों में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जीवाणु या माइक्रो प्लाज्मा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इनके उदाहरण को अगर हम देखें तो वो है पेड़, पौधे, जंतु। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्टों को हम देखेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की? ये किए थे रॉबर्ट हुक। और ये कोशिका का जो प्रकार था वो मृत प्रकार का था। मृत कोशिका की खोज किया था इन्होंने, मृत कोशिका का। जीवित कोशिका की खोज की अगर हम बात करें, जीवित कोशिका की खोज, तो ये किए थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका वो होता है तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सबसे बड़ा और ये है लंबा। देखिए हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन जिराफ लंबा होता है, तो ऐसे आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा है। कोशिका सिद्धांत ये दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि कोशिका अपने आप में ही सक्षम होती है सब कुछ करने की, ये सब कुछ कर सकती है। फिर बोला इन्होंने जीवित जीव
एक या वही जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, अनेक कोशिका से मिलकर बने हैं। मिलकर बने हैं। और तीसरा इन्होंने कहा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कोशिका से होती है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ओवरऑल कोशिका की बात हो रही है। ओवरऑल सबसे बड़ा सबसे छोटा कोशिका। अगर हम मानव में देखें तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका ये पाया जाता है महिलाओं के ओवरी में, यानी अंडाणु में। और सबसे छोटा कोशिका मानव में सबसे छोटा कोशिका जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्पर्म में, यानी शुक्राणु में। ये कोशिका संरचना है और इसमें जितने भी कोशिकांग हैं ये सारे, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो ये हमारा है कोशिका संरचना। कोशिकांग ये जिसमें ये सारे भाग दिख रहे हैं ना आपको, ये इन सब से मिलकर ही बनता है कोशिकांग। उसी को हम कहते हैं कोशिकांग। तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? बाहर, या हम कह सकते हैं बाहरी आवरण। जो कोशिका को आकार प्रदान करता है। जैसे इसको देखिए, ये देखिए, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये देखिए, ये आकार प्रदान कर रही है बाहर से सभी को, एक गोल शेप में घेरे हुए है। और ये ऊपर का जो है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, जो कि पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतु के भी ये कोशिका संरचना को भी हम देखेंगे। एक मिनट में आपको दिखाई देती हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इमेज लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, ये आपका जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका। और ये आपका पादप कोशिका है। पादप कोशिका। इसमें देखिए डबल लेयर है, एक ये, लेकिन इसमें सिंगल है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये इसका अंदर का तो कोशिका झिल्ली और बाहर का ये कोशिका भित्ति है। तो इसी की बात कर रहा है, इसी की, यही बाहरी आवरण इसी को बोल रही है। और कोशिका के सारे अंग इसी के अंदर हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अर्धपारगम में होता है। अर्धपारगम, यानी ये कुछ भी, कोई भी लिक्विड को बाहर, जब किसी भी द्रव को बाहर जाने देता है और किसी भी द्रव को अंदर आने देता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम। और ये लिपिड और
प्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कोशिका झिल्ली किससे निर्मित हुई है, तो लिपिड और प्रोटीन से। अभी देखेंगे आगे हम। फिर है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल। ये क्या होते हैं, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में उपस्थित, जंतुओं में नहीं होता, जंतु में नहीं होता। मोटा और कठोर संरचना वाले होते हैं ये, मोटा और कठोर संरचना पाया जाता। ये अर्धपारिगम में नहीं होते। अर्धपारिगम में नहीं। इनका जो निर्माण होता है ये सेलुलोज से होता है, सेलुलोज निर्मित होते हैं ये, सेलुलोज निर्मित। इसमें यही इम्पोर्टेंट है, यही पूछेगा आपसे। एक तो ये पूछेगा कि किस में उपस्थित होते हैं और एक ये पूछेगा कि इनमें ये मतलब किससे निर्मित होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन ये अगर, ये तो जंतुओं में हमने देखा, लेकिन अगर हम जीवाणु की बात करें, जीवाणु में कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और वहीं अगर हम बात करें कवक में, तो कवक में ये बना होता है काइटिन का, काइटिन का बना होता है। अगला हमारा है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, कोशिका के भीतर गाढ़ा रंगहीन द्रव पदार्थ है। खोज की अगर हम बात करें तो खोज किया था डू जार्डिन ने, और नामकरण वो किया था पुरकिंजे ने। इसमें 80% जल पाया जाता है, 80% जल। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, या हम कह सकते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। खोज देखें अगर हम खोज, तो ये किए थे अल्टमेन ने, अल्टमेन। और नामकरण जिन्होंने किया था वो थे बेंडा, बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस।
ये कह सकते हैं कोशिका का श्वसन, कोशिका का श्वसन केंद्र, श्वसन केंद्र। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका में जितनी भी ऊर्जा की मतलब ज़रूरत होती है वो प्राप्त यहीं से होता है। इसके कोशिकांग में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके आंतरिक दीवार को हम इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। अगला है हमारा राइबोसोम। खोज किए थे पैलेडे। इसका निर्माण जो होता है वो होता है प्रोटीन और आरएनए से। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि ये कोशिका के अंदर प्रोटीन की पूर्ति करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से ये प्रोटीन की पूर्ति करता है। अगला है आपका लाइसोसोम। कंफ्यूज नहीं होना आपको, वो राइबोसोम था, ये लाइसोसोम है। इसकी खोज की अगर हम बात करें, तो ये किए थे डी डूबे। यह एक प्रकार का जल अपघटक एंजाइम है। लाइसोसोम को यानी इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली। इसको आत्मघाती थैली क्यों कहती हैं? जैसे कभी कभी आपको चोट लगता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दाग सा पड़ जाता है, वहाँ पे कभी काला हो जाता है, कभी रेड हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि चोट इतनी तेज़ लगता है कि वहाँ पर कोशिका तो मरता ही मरता है, साथ में लाइसोसोम भी मर जाता है। और यदि उस चोट पे गर्म पानी से हम भाप दें उसको, तो धीरे धीरे करके वो हमारा हफ्ते 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है कि जो कोशिका में बाहर से कण आते हैं और जो कोशिका को मतलब कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि उनको नष्ट करते करते ये खुद ही फट जाता है, खुद ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तिल्ली या इसको बोलते हैं प्लीहा। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
आरबीसी का कब्रिस्तान। क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि आरबीसी का जो दिन होता है वो 120 दिन अवधि होती है, जीवन की अवधि होती है आरबीसी की, वो 120 दिन की होती है। उसके बाद से ये मर जाता है, तो ये प्लीहा में जा कर के मरता है, इसलिए प्लीहा को अब आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, लेकिन तिल्ली या प्लीहा को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। अगला है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके जो खोज करता है वो है कैमिलो गोल्जी। इनके नाम में ही गोल्जी है, तो आसानी से ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ये भी सेम कार्य करता है कि किसी द्रव को बाहर जाने देता है और किसी द्रव को बाहर आने देता है। इसमें क्या है कि पतली पतली नली का समूह होता है। समूह पाया जाता। इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। प्रबंधक भी कहते हैं। अब यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जब दौड़ते हैं या आप सिलाई करते हैं, दौड़ने के टाइम पे क्या होता है कि एक टाइम के बाद से हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और थकान सी महसूस होने लग जाती है, फिर हमें क्षमता नहीं रहती कि हम आगे भी दौड़ें। तो हमारे शरीर में कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम कैसे पता कि कहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत है? तो ये जो गोल्जी काय है, ये परिवहन के माध्यम से जहाँ की ऊर्जा ख़त्म होती है वहाँ पर ये पहुँचाता है, इसीलिए इसको परिवहन प्रबंधक कहते हैं। अगला है हमारा तारक काय। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। तारक काय यानी सेंट्रोसोम। खोज जो किए थे वो थे बोबरी। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन। ये कोशिका के विभाजन का पुनर्निर्माण करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो होता है लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन ये होता है न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र में। न्यूरॉन में जब यही कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि ब्रेन कैंसर के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि सबसे कम जो कोशिका विभाजन अगर न्यूरॉन में होता है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो इसके भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि ब्रेन कैंसर कैसे होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन, इसमें 90% जो होता है वो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। और 10% जो होता है वो होता है गीलियल सेल, गीलियल सेल।
और इस गीलियल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पाया जाता है और ये क्या करता है कि इस गीलियल सेल को कंट्रोल से बाहर विभाजित कर देता है, जिससे ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से हो जाता है और यही क्या करता है, आगे जा कर के ब्रेन कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अगला है हमारा अंतः प्रद्रव्य जालिका, या हम कहें तो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, कोशिका में आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल का काम करता है। इसी में वसा और प्रोटीन का निर्माण भी होता है। इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। ये 2 प्रकार का होता है। एक तरफ तो कुछ ऐसे धाक धब्बे पाए जाते हैं और एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है। और ये जो दाग धब्बा होता है ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो क्या करता है, इसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ये खुरदरा होता है। और ये स्मूथ होता है। कोशिका में आंतरिक कंकाल का काम कैसे करता है, मैं आपको एक वो दिखा रही हूँ। इसी से रिलेटेड एक फिगर मैंने निकाला है, चित्र, इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, इसे देखिए, इस पर ये रफ टाइप के, खुरदरे टाइप के हैं और ये देखिए स्मूथ है। ये पिलर का काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, कंकाल का काम कर रहा है। जैसे कि सपोज कि आपका घर बन रहा है, ये आपका घर है। इसको आप बनवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पिलर ही तो खड़ा करेंगे। पिलर नहीं रहेगा तो घर टिकेगा ही नहीं, गिर जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। ये तो सेम ये काम पिलर का काम करता है, ये कंकाल का काम करता है। ये चिपकने नहीं देता है और चीज़ों को, ये बैलेंस बना के रखता है, ऐसे पिलर की तरह काम करता है ये। एक बार आप फिगर को देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या क्या पूछा है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में। साधारण मानवीय गुणसूत्र है, ये तो आपको पता ही होगा, 46 होता है। जोड़ा अगर देखें तो 23 होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो देखा हमने कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज का बना होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तभी हमने देखा ऊपर ही, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसको भी हमने देख लिया कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि अलग अलग एग्ज़ामों में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है। यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, आरओ में पूछा है, आपका एमपीपीसीएस में पूछा है, फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है,
और देखिए ये IAS में पूछा है। तो इस बार भी अब UPSC ने क्या किया है कि पिछले 2 साल से साइंस के क्वेश्चन को काफ़ी उठा रहा है। तो इसको भी आप मतलब हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।